ठीक है जी, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक ठीक है, क्या रिवाइज करने वाले हैं हम? डिपॉजिट्स, चैप्टर 5 ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आज हमारा रिवीजन सेशन। ठीक है जी, चलो फिर अपना स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 5, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनीज। ठीक है, जिसमें सेक्शन 73 से 76 ए तक का था, और साथ में कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014 थे। ठीक है, और हमने इसका थोड़ा स्ट्रक्चर ढांचा सा देख लिया था कि इसमें क्या क्या चीजें हमने कवर करनी है। मीनिंग देखे थे कुछ हमने डिपॉजिट्स के, और कौन सी चीजें नहीं कंसीडर करते डिपॉजिट। फिर डिपॉजिटर का मतलब देखा था जो पैसे जमा कराते हैं, एलिजिबल कंपनी जो पैसे एक्सेप्ट करती है, और कुछ एग्जेम्पशंस थी वो देखी हमने। और ये प्रोविजंस कौन सी थी? ये सेक्शंस जो हमने करे हैं। सेक्शन 73, भाई मेंबर्स से अगर पैसा लेने हैं तो क्या कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। और 74 वाला कौन सा था? भाई कंपनीज एक्ट कमेंस होने से पहले, और यहाँ पे कौन सी डेट बता रखी थी? 1 अप्रैल 2014। वैसे कमेंसमेंट 30 अगस्त 2013 था हमारा, उससे पहले ले रखा है पैसा। तो उसकी रीपेमेंट से रिलेटेड हमने देखा था। 75 हमारे सिलेबस में ये है ही नहीं है। 76 भी, एलिजिबल कंपनीज अगर पैसा एक्सेप्ट करते हैं तो क्या कंडीशन फॉलो करनी है। 76 से में क्या आती है? हमारी सजा थी। ठीक है जी, आओ जरा आगे चलिए अब हम। ठीक है, जहां पे भी डाउट हो पूछ लेना एक बार। ठीक है, थोड़ा फास्ट मोड में रहेगा ये हमारा। ठीक है, चलो डेफिनेशन। डेफिनेशन डिपॉजिट का क्या मतलब था हमारा? कोई भी किसी भी तरह का पैसा मिल रहा है, डिपॉजिट, लोन या किसी भी फॉर्म में, ठीक है, उसको डिपॉजिट मानेंगे हम। ठीक है, इसमें क्या चीजें नहीं इंक्लूड होंगी वो हमने रूल्स में 18 से 19 पॉइंट देखे थे, क्या चीजें अगर पैसा मिले, अगर वो पॉइंट्स में अगर कवर्ड है तो उसको नहीं हमने डिपॉजिट्स माना, बाकी सबको हमने डिपॉजिट्स मान देना। ठीक है, और इंक्लूसिव डेफिनेशन है कि बहुत चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं, बहुत मतलब हर तरह का पैसा इन्होंने कहा है कि हमने मान लेना है कि डिपॉजिट्स है। और आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि ये क्यों लेकर आए ये प्रोविजन, क्योंकि ये पैसा ना आ रहा था, कंपनीज एक्सेप्ट कर रही थी। ठीक है, और ना मतलब उसको किसी और फॉर्म में दिखाती थी बैलेंस शीट में, जैसे कि लोन आ रहा है। ठीक है, और मतलब उसको इनकम नहीं दिखा रही थी, नहीं तो उससे प्रॉफिट बढ़ता है ना, टैक्स बढ़ता है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखते हुए कि ये प्रोविजंस लेकर आए। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि जैसे बैंक्स में पैसे जमा कराते हैं, कंपनीज के पास भी पैसे जमा हम करा सकते हैं। ये पढ़ा था हमने इस चैप्टर में। और टाइमली अगर कंपनी, तो एडवर्टाइज करना पड़ता था अपनी स्कीम्स वगैरह की, लोग इसमें मतलब जब जाने और इसमें पैसा लगाए, और टाइमली फिर कंपनी पैसा वापस लौटाए। फिर डिपॉजिट सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी। सिक्योर्ड में कौन से वाले? टेंजिबल एसेट्स हमारे कवर्ड हो। ठीक है जी, और अगर पार्शियल सिक्योर्ड है और सिक्योरिटी नहीं है तो उसको भी अनसिक्योर्ड माना जाता है। ठीक है, और फिर हमने क्या किया था, इधर प्राइवेट कंपनीज मेंबर से पैसा ले सकती है सिर्फ। ठीक है, पब्लिक कंपनी मेंबर से भी और आम जनता से, चाहे वो मेंबर है नहीं। ठीक है, और रीपेमेंट भी टाइम पीरियड जो है आपका ड्यू डेट उस पे करो ब्याज समेत, और टाइम से पहले भी कर सकते हो। ये याद है प्रीमेच्योर हमने किया है, प्रीमेच्योर रीपेमेंट भी कर सकते हैं। और जॉइंटली पैसे जमा करा सकते हैं, ये भी हमने किया था आगे जाके। मैक्सिमम कितने लोग मिलके कर सकते हैं? बोलो जी, कितने लोग मिलके? 3 लोग मिलके कर सकते हैं। और कोई भी बंदा किसी भी टाइम पे नॉमिनेट कर सकता है, ये किया था हमने। आओ जरा, फिर हमने कौन से पॉइंट्स किए थे इधर, जो चीजें नहीं कहलाई जाती डिपॉजिट्स। ठीक है, मतलब इनको डिपॉजिट नहीं मानने की जरूरत। कौन सी वाली चीजें? जो सरकार से मिली है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, या कोई भी अथॉरिटी जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जैसे हमारा आईसीए बना है। ठीक है, और जिसकी रीपेमेंट भी किसने गारंटी की हो? सरकार ने। तो मतलब एक तरह से ये कीवर्ड क्या है हमारा? सरकार से पैसे मिले हैं तो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। और फिर हमने आगे क्या पॉइंट किया था इधर देखो, कहते कि अगर हमारे को फॉरेन फॉरेन में किसी बंदे से पैसे मिले, फॉरेन कंपनी से, गवर्नमेंट से, सरकार से, बैंक से, वहां के किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, ठीक है, या वहां के किसी बॉडी कॉर्पोरेट सिटीजन, ठीक है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब फॉरेन से रिलेटेड है, उसके ऊपर कौन से प्रोविजन लगने चाहिए? फेमा। फेमा के कहते उसके ऊपर डिपॉजिट प्रोविजन लगाने की जरूरत नहीं है। फेमा क्या था? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फॉरेन की जो ट्रांजेक्शन थे उसके ऊपर ये प्रोविजंस लगते हैं। ठीक है, फिर अगर आपने लोन ले रखा है बैंक से, यहाँ पे कीवर्ड क्या था? बैंक। बैंक में एसबीआई या उसकी सब्सिडरी बैंक, या कोई भी नोटिफाई कर रखे हैं। ठीक है, या ये न्यू बैंक का ये जो हमने एक्ट पढ़ा था, कोऑपरेटिव बैंक।
और हमने क्या पढ़ा था, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो हेल्प करता होता है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, है ना, या इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू या शेड्यूल बैंक्स। मतलब यहाँ पे कीवर्ड क्या आ गया, बैंक, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ठीक है, और फिर आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार आपको कुछ पैसा मिल रहा है, कौन क्या आता डॉक्यूमेंट का नेम, कमर्शियल पेपर, तो उसको भी क्या नहीं मानने की जरूरत है आपको, डिपॉजिट ट्रीट करने की जरूरत नहीं। फिर आप कंपनी, है ना, कंपनी से पढ़े, अगर कंपनी एक दूसरी कंपनी से पैसा एक्सेप्ट कर रही है तो उसको भी नहीं मानने की जरूरत। ठीक है, और फिर आगे हमने क्या किया था, फिर हमारा आ गया था शेयर रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक, कि अगर लोगों ने पैसा लगाया है आपकी सिक्योरिटीज में, आपके शेयर्स के ऊपर, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन में नहीं है, एडवांस मिल गया आपको अलॉटमेंट के ऊपर, आपने अभी तक शेयर्स पर अलॉट नहीं किए, कहते कि आप क्या करो भाई, आपने शेयर्स के ऊपर लोगों ने पैसा तो लगा दिया, अलॉट तो करो उनको शेयर्स, अलॉट कर दो 60 दिन के अंदर अंदर जब आपको पैसा मिल गया। अगर कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो आपको रिफंड करना चाहिए पैसा, कितने दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर, नेक्स्ट 15 डेज में पैसा रिफंड कर दो। रिफंड कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया फिर आखिरी हल क्या है, डिपॉजिट कर। ठीक है, हाँ, फिर ये सारे हमारे को प्रोविजंस कंप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये वाला आपको एक मैंने पॉइंट बताया था, 1/4/2014 से पहले अगर मिला है कोई पैसा और उसको डिस्क्लोजर कर दिया, हमने डिस्क्लोज कर दिया, बैलेंस शीट में दिखा दिया 31 मई 2014 से पहले, और अभी तक उसको अलॉट नहीं किया वो शेयर्स को, 31 मई 2015 भी आ गई है, ठीक है, तो कहते 1 जून 2015 तक मोहलत दी, अलॉट कर दो या पैसा मोड़ दो, नहीं तो डिपॉजिट ट्रीट कर देंगे। तो ये पुरानी नोटिफिकेशन थी हमारी। ठीक है, और कहते कोई किसी भी तरह का एडजस्टमेंट नहीं हम मानेंगे कि क्या है वो, रिफंड है, ढंग से पैसा मोड़ो, स्पेशल उस पर्पज के लिए मोड़ो, कोई एडजस्टमेंट, जैसे हम डिविडेंड में कहते थे एडजस्टमेंट कर दी उन्होंने तो वो मान ले, यहाँ पे नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, समझ आ रहा है बच्चों, बोलो जी बोलो। ठीक है, जहां पे भी डाउट हो पूछ लें। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, डायरेक्टर वाला पॉइंट आ गया था, कंपनी ने पैसा रिसीव किया डायरेक्टर से या उसके किसी रिश्तेदार से। ठीक है, तो यहाँ पर उनको क्या देनी पड़ेगी, एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि ये पैसा कहाँ से नहीं है, किसी से उधार लिया हुआ, लोन लिया हुआ। ठीक है, और यहाँ पर कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में भी मेंशन कर देगी। ठीक है, ये किया था हमने। फिर हमने ऊपर वो शेयर्स का पढ़ लिया था, अब कौन से पॉइंट थे हमारे, बॉन्ड्स डिबेंचर से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि ये जो बॉन्ड्स डिबेंचर्स है, ठीक है, ये यहाँ पर भी फुली सिक्योर्ड है, किसके थ्रू, चार्जेस वाले चैप्टर में हर तरह का एसेट कवर हुआ था, यहाँ पे कौन से, टेंजिबल एसेट्स। ठीक है जी, और जो भी शेड्यूल 3 में मेंशन्ड है। ठीक है जी, और हमने ये फर्स्ट चार्ज और ये पेरी पेसू चार्ज का हमने समझा था, मतलब है ना, चार्ज वाले चैप्टर में। ठीक है, और जो भी आप सिक्योरिटी वगैरह रखते हो, ठीक है, वो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जो गिरवी रखते हो एसेट वो ज्यादा होने चाहिए, बराबर हो जितना अमाउंट आप ले रहे हो, ये हमने किया था। और रजिस्टर्ड वैल्यू और एसेट्स को क्या करते हैं, असेस करते हैं उसकी मार्केट वैल्यू। ठीक है, या और क्या होना चाहिए, बॉन्ड्स डिबेंचर्स का हमने देख लिया, या क्या गिरवी रखे होने चाहिए, क्या टेंजिबल एसेट्स, ठीक है, जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, ठीक है, जो पैसा ले रहे हैं, या कंपल्सरी कन्वर्ट हो जाए शेयर्स में, कितनी देर के अंदर अंदर, 10 साल। इसको आप रिलेट कर सकते हो जो आगे जाके हमने पॉइंट्स किए थे, स्टार्टअप कंपनी 5 साल 10 साल, तो यहाँ पे 10 साल वाले। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था, डिबेंचर्स कहते हैं कोई बात नहीं अगर नॉन कन्वर्टेबल है, शेयर्स में नहीं कन्वर्ट हो रही, या गिरवी नहीं रखते ऐसे, पर क्या है, लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो कहते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मत कंसिडर करो इनको डिपॉजिट। ठीक है, ये किए थे। फिर आगे देखो हमने क्या किया, कहते एम्प्लॉय से कुछ पैसा आप रिसीव करिए कंपनी, वो उनकी किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उनकी एनुअल तनख्वाह सैलरी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और उसके ऊपर क्या नहीं है, कुछ ब्याज, नॉन इंटरेस्ट बेरिंग, मतलब विदाउट एनी ब्याज, विदाउट एनी इंटरेस्ट है, तो उसको भी कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, डिपॉजिट वाले प्रोविजंस लगाने की जरूरत। फिर कहते हैं कि आपने किसी के पैसे ना संभाल के रखे हैं, हेल्ड एज ट्रस्ट, और उसके ऊपर भी क्या है, कोई ब्याज, तो उसको भी डिपॉजिट मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर हमने एक पॉइंट किया था यहाँ पर कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, आमतौर पर रूटीन में बिजनेस में कुछ ट्रांजेक्शन होती है, कहते हैं उसको डिपॉजिटरी करने की जरूरत नहीं है, कौन से थे, यहाँ पर कहते हैं कि कुछ आपने क्या दिया है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, आम रूटीन पे कुछ माल आपको भेजना है या आपको कुछ सर्विसेज देनी है, ठीक है, उसके बदले आपको एडवांस मिल गया, आप उसको कितनी देर के अंदर एडजस्ट कर दो, उस माल के अगेंस्ट, सर्विसेज के अगेंस्ट, बताना कितनी देर के अंदर, 365 डेज के अंदर अंदर आप एडजस्ट कर दो, दिखा दो वो जो पैसा आया किसके किसके रिलेटेड है, वो दिखा दो किताबों में आप।
ठीक है, और कहते हैं कि ये जो टाइम लिमिट 365 डेज का है, ये कब नहीं फॉलो करने की जरूरत, अगर, बताना। लीगल प्रोसीडिंग्स से भी। हाँ भाई, अगर कोर्ट कचहरी का मामला आ गया, ठीक है, तो नहीं करने की जरूरत, फिर तो तारीख पे तारीख पड़ेगी, लंबा चलेगा, तो ये जरूरत नहीं है फिर ये फॉलो करने की टाइम में। फिर अच्छा, हमने कहा हमारे को एडवांस मिला, पहले हमने गुड सर्विसेज से रिलेटेड एडवांस मिला, अब यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी, उसको भी एडजस्ट कर दो उसके आगे। ठीक है, फिर आपने क्या किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट कुछ काम करना है आपने, उससे रिलेटेड आपको ना सिक्योरिटी डिपॉजिट एडवांस में मिल गया, एडवांस में पैसा मिल गया। कुछ कई बार क्या होता है, कुछ काम करने से रिलेटेड डॉक्यूमेंट में होता है कि आप ना इतने पैसे या सिक्योरिटी पहले जमा कराते हो, जैसे आपको वो रेंट वाला एग्जाम्पल दिया कि कई बार क्या होता है, रेंट में वो रेंट डीड या एग्रीमेंट होता है कि पार्टीज क्या करती है, वो कहती है 1 या 2 महीने का पहले किराया ना एज सिक्योरिटी दे दो, कि जब आप छोड़ के जाओगे ना, तब फिर रिफंड हो जाए। ठीक है, ये किया था। फिर आगे हमने क्या किया था, कुछ आपको एडवांस में पैसा मिल रहा है किससे रिलेटेड, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से वाले, ऊपर इमूवेबल अदर प्रॉपर्टी से। देन इमूवेबल। हाँ हाँ, ठीक है। फिर आगे हमने और क्या किया था, यहाँ पे आपको याद है वो एसी सर्विस वाला हमने किया था, कार की सर्विसेज वाला किया था। आपको एडवांस में पैसा मिल गया किससे रिलेटेड, कि आपने फ्यूचर में कुछ सर्विसेज देनी है, या क्या, और या कौन सी वाली सर्विसेज यहाँ पे, जैसे वारंटी की सर्विसेज या मेंटेनेंस, एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज होती है ना। तो जैसे आपको बताया था कार से रिलेटेड होती है, वो उसी में इंक्लूड होता है कि आपकी 1 साल की सर्विसेज इसमें बीच में इंक्लूडेड हो जाएंगी। उसका पीरियड किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, बताना। जो आमतौर पे मार्केट में पीरियड दे रहे हैं, जैसे एसी के लिए है ना, उन्होंने कुछ महीने दे दिए, या कार की उसके आगे मेंटेनेंस के लिए वारंटी कितने टाइम दे दिया वो चीज, या 5 साल, विच एवर इज लोअर, ये किया था। फिर आगे उन्होंने कहा कोई और सरकारी रेगुलेटर अथॉरिटी से आपको पैसा मिल रहा है सरकार के डायरेक्शंस के अनुसार, तो उसको भी डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर अच्छा देखो, जैसे हमारे आईसी की पब्लिकेशंस वगैरह मैगजीन छपती है, ऐसी कंपनीज ने अगर छापी, उसके अगेंस्ट एडवांस में मिल रहा है, उसको उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर दो ना, एंट्री डाल दो, हिसाब किताब दिखा दो। नहीं करे तो फिर भाई डिपॉजिट ही मानना पड़ेगा। फिर आगे हमने देखो क्या किया था, ये कॉमन पॉइंट था सबके लिए, गुड्स एंड सर्विसेज, इमूवेबल प्रॉपर्टी, कैपिटल गुड्स से रिलेटेड, कि भाई अगर आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है, आपको वो मोड़ना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। क्यों, अगर आपको परमिशन नहीं है उसमें डील करने के लिए, ठीक है, रीजंस क्या, कि आपको परमिशन ही नहीं है डील करने के लिए, तो आपको पैसा मोड़ देना चाहिए कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। यही हमने ऊपर वो शेयर्स के केस में किया था, क्या आती टाइम लिमिट, 60 डेज और 15 दिन। 15 दिन। ठीक है, और रिफंड ना किया तो बस फिर डिपॉजिट वाली डिपॉजिट मान प्रोविजन। लेंगे। हाँ, ये किया था हमने, आओ जरा। फिर हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पर जो लोग प्रमोट करते हैं, प्रोमोटर्स होते हैं, ठीक है, या उनके रिश्तेदार या सभी, ठीक है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं कंपनी में। ठीक है, तो यहाँ पर उसको क्या कहते हैं, ये अनसिक्योर्ड लोन की तरह ट्रीट किया जा रहा है इसको, ठीक है, और पैसा मिल भी इनको वैसे ही रहा है। तो कहते हैं ये बैंकों के कारण, बैंकों की गाइडलाइंस या डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहे हैं, पैसे दिए हैं, तो इसको डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है जब तक लोन रिपे नहीं होता। फिर निधि कंपनी का हमने देखा था, निधि कंपनी से आपको क्या हो रहा है, अमाउंट रिसीव बाय निधि कंपनी, निधि कंपनी पैसा कुछ रिसीव कर रही है, ठीक है जी, तो उसको भी डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। निधि कंपनी हमने देखा था अपने मेंबर्स से रिलेटेड वो सारे कामकाज करती है, अपने मेंबर्स के लिए बनी होती है। ठीक है जी, फिर हमने क्या कहा था, वो जो लॉटरी सिस्टम हमने देखा था, चिट फंड कमिटियां हाँ। डालती हैं, है ना, तो यहाँ पर अमाउंट रिसीव बाय सब्सक्रिप्शन टू चिट, ठीक है, वो लकी ड्रॉ टाइप, वहां पे कमिटियां डाले होते हैं, पैसे लगाते हैं, फिर वो हर जितने मेंबर्स होते हैं उतनी देर चलती है, फिर एक बंदे के पैसे मिलते हैं। तो चिट फंड एक्ट 1982 के अकॉर्डिंग अगर है तो सही है, नहीं तो फिर डिपॉजिट कर लेंगे। फिर कुछ लोग मिलके क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं पैसा, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, एज पर सेबी रेगुलेशन ये चलेगा, अगर नहीं चल रहा तो डिपॉजिट कर लेंगे। फिर हम कहाँ पे आए थे, स्टार्टअप कंपनी पे। ठीक है, यहाँ पर क्या था, अमाउंट रिसीव है स्टार्टअप कंपनी, कितना पैसा यहाँ पर मिल रहा है स्टार्टअप कंपनी को, 25 लाख है उससे ज्यादा। से ज्यादा। ठीक है, और कैसे मिल रहा है, किस डॉक्यूमेंट के थ्रू मिल रहा है, एक कन्वर्टेबल नोट। कन्वर्टेबल नो। ठीक है, कन्वर्टेबल नोट, ठीक है, अभी आगे मतलब भी हमने किया था, और एक ही बार में मिल रहा है पैसा, सिंगल ट्रांस, ठीक है, एक ही बार में मिल रहा है पैसा। ठीक है, और आगे जाके ये क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, या 10 साल के अंदर अंदर ये पैसा मोड़ दिया जाएगा। ठीक है जी, तो अगर 25 लाख या उससे ज्यादा मिल रहे हैं स्टार्टअप कंपनी को, तो उसको कहते हैं डिपॉजिटरी करने की जरूरत नहीं है, अगर एक ही बार में मिल रहा है कन्वर्टेबल नोट के थ्रू, और अगर पैसा लौटा रहे हो 10 साल के अंदर, ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है।
फिर हमने स्टार्टअप कंपनी का इधर मतलब देखा था, वो प्राइवेट कंपनी जो कंपनीज एक्ट नए वाले में या पुराने वाले में बनी है, और जिसको रिकॉग्नाइज किसने किया हुआ है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन। प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, राइट। DFIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, ये हमने किया था। उसके बाद कन्वर्टेबल नोट का मतलब देखा था, इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू हमारे को ना पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, और वो क्या होता है, रिपेबल एट ऑप्शन ऑफ होल्डर। ठीक है, या कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर, मतलब या जो भी उनकी आपस में पार्टीज की डीलिंग है, एग्रीमेंट है, टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग उनको यहाँ पर रहेंगी टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे। समझ आया ये वाला आपको, स्टार्टअप कंपनी वाला 25 लाख यहाँ पे लिमिट थी हमारी। ठीक है जी, फिर कहते हैं कि यहाँ पे सेबी की क्या है, कुछ फंड्स हैं, स्कीम्स है, उसमें पैसा लगाया हुआ आपको मिल रहा है उसके थ्रू। तो वो सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आप ट्रीट करोगे, जैसे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये म्यूचुअल फंड्स, ये सारी जो फंड स्कीम्स हैं, ठीक है, ये सेबी की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा, नहीं करे तो डिपॉजिट्स मान लिया जाएगा। ठीक है जी। और फिर हमने ये क्या था, ये जनरल एक नोट था, जनरल नोट था, सिर्फ इसी से रिलेटेड नहीं था, एक जनरल नोट था कि अगर प्राइवेट कंपनी को पैसा रिसीव हो रहा है अपने मेंबर से, डायरेक्टर से या उनसे रिश्तेदार से, अगर 1/4/2014 से पहले हो रहा है, उसको कहते हैं डिपॉजिट मांगने की जरूरत नहीं है, आप बस क्या कर दो, डिस्क्लोज कर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बता दो। ठीक है, पर अगर 1/4/2014 या उसके बाद आपको पैसा मिल रहा है, तो चाहे आप नए सिरे से पैसा एक्सेप्ट कर रहे हो लोगों से, फ्रेश डिपॉजिट या रिन्यू करवा रहे हो, उसके ऊपर ये वाला पूरा चैप्टर 5 अप्लाई हो जाएगा, सारी प्रोविजन। ठीक है जी, चलिए आगे। समझ आए ये वाले पॉइंट्स आपको? हाँ जी, यस मैम। चलिए। चलो, अब डिपॉजिटर कौन था मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो पैसा लगाता है, लगा ठीक है, सकता या है। जमा कराता है कंपनी में। ठीक है, यहाँ पर कौन हो जाएंगे मेंबर, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। ठीक है, मेंबर किसके, अच्छा, प्राइवेट कंपनी सिर्फ एक्सेप्ट कर सकती है मेंबर से, पब्लिक की तो ऐसा कुछ नहीं हो जिस मर्जी से ले। तो मेंबर चाहे प्राइवेट कंपनी के चाहे पब्लिक कंपनी के, वो किस में डिपॉजिट करवा सकते हैं, वो अपनी कंपनी, डिपॉजिटेड मनी विद इट्स कंपनी, मतलब यहाँ पर वो अपनी कंपनी जिसके वो मेंबर है, वो अपनी कंपनी में पैसा जमा करा सकते हैं। ठीक है जी। और यही हमने कहाँ पढ़ा था, सेक्शन 73 में पढ़ा था, सब सेक्शन 2, मेंबर से रिलेटेड बात की थी। ठीक है, और ये क्या था, एनी पर्सन इवन इफ नॉन मेंबर, अगर मेंबर नहीं है, वो कहाँ पे करा सकता है, अगर वो मेंबर नहीं है, वो उसे पब्लिक कंपनी में कराया था। ठीक है, ये हमने 76 में किया था। ठीक है, बेशक आप लिखने ये लिख भी सकते हो, 73 सब सेक्शन 2 में मेंबर्स की बात की थी, यहाँ पे हमने आम जनता की, इवन इफ नॉन मेंबर, 76 में बात की थी। ठीक है, फिर हम आ गए थे एलिजिबल कंपनी के ऊपर, ये रूल्स में मेंशन थी इनकी डेफिनेशन। एलिजिबल कंपनी मतलब वो पब्लिक कंपनी जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या टर्नओवर सेल्स उसकी 500 करोड़ या उससे ज्यादा, मतलब 100 करोड़, 500 करोड़, ठीक है, इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो पब्लिक कंपनी एलिजिबल कंपनी कहलाती है। और उनको क्या करना होगा, प्रायर कंसेंट इन जनरल मीटिंग। ठीक है, जनरल मीटिंग में मेंबर से क्या लेनी पड़ेंगी, वो वोटें डलवानी पड़ेगी, मतलब वो क्या होगा, पास होगा वो डिसीजन, लिया जाएगा वहां पे कि कितनी वोट डल रही है, कितनी सहमत है लोग वहां पे मेंबर्स। और यहाँ पे OR, ऑर्डनरी रेजोल्यूशन, सब केस में ऑर्डनरी रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक सेक्शन 181C किया था, जिसमें क्या था, आपने पैसा लिया है उधार पे, या पहले ले लिया या अभी और लेना है, वो किससे कम है या किसके बराबर है, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम के बराबर है। अगर ये लिमिट के विद इन है तो ऑर्डनरी रेजोल्यूशन से भी काम चल जाएगा। ठीक है, पर अगर ये लिमिट एक्सीड होगी है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, मतलब वो 75% वाली वोटिंग, नहीं तो ऑर्डनरी रेजोल्यूशन में मेजोरिटी वाली कर सकते। ठीक है, चलो आगे। फिर हमने कौन सा सेक्शन शुरू किया था, सेक्शन 73 शुरू किया था, जो क्या था, प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। ठीक है जी, सेक्शन 73, जिसका सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा था, कहते कोई भी कंपनी क्या कर रही है, पैसे एक्सेप्ट कर रही है या रिन्यू कर रही है लोगों से, पब्लिक से, तो उसको चैप्टर 5 की प्रोविजंस फॉलो कर। ठीक है, फिर ये मेन एक सेक्शन पे आए थे हम, सेक्शन 73 सब सेक्शन 2 में, जिसमें क्या थी, कंडीशंस, अगर भैया मेंबर से पैसा एक्सेप्ट कर रही हो तो आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। एक तो आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा मीटिंग में, वोटें डलवानी पड़ेगी। ठीक है, और ये वोटें अभी हमने देखा था एलिजिबल कंपनी के केस में, ऑर्डनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन, अगर वो लिमिट एक्सीड होती है 181C वाली तो स्पेशल, नहीं तो ऑर्डनरी रेजोल्यूशन। और रूल्स जो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो फॉलो करने होंगे। और देखो, ये क्या है, अब ये कंपनीज को बताना पड़ता है लोगों को कि हमने ये स्कीम ओपन की है ना,
डिपॉजिट वाली, इशू सर्कुलर बोलते हैं। ठीक है, 73 सबसेक्शन 2 पार्ट ए में हमने किया था यहाँ पर। ठीक है, इसमें सर्कुलर में क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें मेंशन होंगी, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्रेडिट रेटिंग क्या है, कितने लोगों ने पैसा जमा कराया, कितना भी पैसा ड्यू पड़ा है, या कोई और पर्टिकुलर जो होगा जरूरी है मेंशन कर। ठीक है, ये सर्कुलर आप क्या करो, ठीक है, ये सर्कुलर में जो चीजें मेंशन है, सर्कुलर प्लस स्टेटमेंट आरओसी को फाइल कर दो कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। और ज्यादातर 30 दिन वाली हमारी लिमिट चलती है आरओसी की केस में। अच्छा, फिर हमने क्या किया था, डीआरआर अकाउंट, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ये पार्ट सी में क्या किया था, कहते हैं कि आपको हर साल 30 अप्रैल या उससे पहले, ठीक है, शेड्यूल बैंक के अंदर, ठीक है, शेड्यूल बैंक में एक अलग खाते के अंदर 30 अप्रैल से पहले हर साल आपको क्या करना है, 30 अप्रैल या उससे पहले कितने पैसे जमा कराने हैं आपको, बताना जरा कितने, कम से कम 20% पैसे जमा कराने हैं। और किसके 20%, जो डिपॉजिट आपके क्या होने वाले हैं अगले साल, जिनकी मेच्योरिटी आ जाएगी, देनदारी बन जाएगी, कम से कम उसका 20% आप क्या कर दो, उस खाते में जमा करा दो, जिसका क्या नाम होगा, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। और यहाँ पर ये नॉट फॉल बिलो 20%। ठीक है, ये कभी भी 20% से कम नहीं फॉल होना चाहिए। और ये किस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं हम, फॉर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भाई हमने क्या किया था, कंपनीज को ना सर्टिफिकेट लेना होगा। आगे हमने रूल्स में पढ़ा था कंपनीज को किससे सर्टिफिकेट लेना है, किससे सर्टिफिकेट लेना होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर से, कि क्या उन्होंने कुछ गड़बड़ नहीं की पैसे लुटाने के लिए और उसके ऊपर ब्याज भी टाइम नहीं दिया। अगर गलती की है, डिफॉल्ट किया है, तो उन्होंने वो गड़बड़ ठीक कर दी, अपनी गलती सुधार ली और 5 साल बीत चुके। ठीक है जी, ये किया था हमने। फिर प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी, भाई क्या कर सकते हैं, गिरवी भी रख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर सिक्योर माना जाएगा अगर फुली है सिक्योर, अगर पार्शियली या कोई भी ऐसा गिरवी नहीं रखा तो उसको अनसिक्योर। ठीक है, और जो हमने चार्ज वाला चैप्टर किया था, अगर सिक्योरिटी अगर रखी गिरवी रखा उसके केस में ये चार्ज वाला चैप्टर लग जाएगा। और ये मेंशन करना होगा कि सिक्योर्ड है डिपॉजिट या अनसिक्योर्ड, ये सब जगह मेंशन कर दो, वो सर्कुलर में, वो डॉक्यूमेंट में, या वो फॉर्म में, या एडवर्टीजमेंट में। ठीक है, आगे फॉर्म नंबर वगैरह कौन सा था वो आगे हम देखेंगे। वैसे कौन सा था फॉर्म नंबर, फॉर्म नंबर कौन सा था सर्कुलर का, डीपीटी वाला। फॉर्म नंबर ठीक है DPT जी, मान। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर भाई आपको रीपेमेंट करना है डिपॉजिट ब्याज समेत, ये किया था। और सब सेक्शन 4 में हमने क्या किया था कि अगर कंपनी टाइमली पैसा नहीं दे रही ब्याज समेत, तो डिपॉजिटर जिसने पैसा जमा कराया है वो एनसीएलटी के पास जा सकता है पिटीशन कर सकते रिक्वेस्ट करने, और अकॉर्डिंगली वो अपना ऑर्डर पास कर देंगे। ये किया था हमने। आओ जरा आगे, सेक्शन 76 में क्या किया था, अब यहाँ पे आ गया एलिजिबल था कंपनी कि हाँ हाँ, एलिजिबल कंपनी पब्लिक से। आम जनता से, है ना, जिसमें नॉन मेंबर भी आ जाते हैं। आम जनता से कौन ले सकता है पैसे, एलिजिबल कंपनी। एलिजिबल क्वेश्चन कंपनीज। आ जाए पहले हाँ, पहले एलिजिबल कंपनी का मतलब बता देंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे कहते हैं सारे सबसेक्शन 2 वाले हमने क्या करना है, कंडीशंस फॉलो करने हैं जो अभी ऊपर करके हैं 73 सबसेक्शन 2 में। बस रेजोल्यूशन का फर्क हो जाएगा, ये हमने देख लिया एलिजिबल कंपनी की डेफिनेशन में भी, जो रूल्स में दे रखी है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, पर अगर ये इस लिमिट से ज्यादा हो गया, पेड शेयर कैपिटल फ्रीजर सिक्योरिटीज की लिमिट से ज्यादा हो गया, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। ठीक है, और इनको रूल्स फॉलो करने हैं, और इनको क्रेडिट रेटिंग क्या करनी है, लेनी है मैंडेटरी। ठीक है, जिसमें क्या होगा, कंपनी टू ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग इंक्लूडिंग इट्स नेटवर्थ, लिक्विडिटी, एबिलिटी टू ऑफ कंपनी टू रिपे। भाई वो बताएगा कि कंपनी के पास पैसे पूसे हैं या नहीं मोड़ने के लिए, जो भी उनकी देनदारी बनती है, लिक्विडिटी है या नहीं, पैसे हैं या नहीं। ठीक है, और रिकॉग्नाइज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से लो। ठीक है, और एक ना सेफ्टी सिक्योरिटी फील होगी जब आप ये ले लेते हो, और पब्लिक को भी बताएंगे ये इनकी रेटिंग, और हर साल लेनी होगी आपको ये रेटिंग। ठीक है, और क्या करना है आपको, अगर आपने एसेट गिरवी रखे हैं जैसे हमने चार्ज वाले चैप्टर में किया था, तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर देना है, जैसे वो आरओसी को बता देना कितनी देर के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर बता देना है। और वो ये एसेट की वैल्यू या बराबर हो या ज्यादा हो जितने पैसे आप ले। समझ आ रहा है कि नहीं, बोलो जी बोलो, बोलो जी यस बोलो। मैम। चलिए आगे, चलो। ठीक है, फिर हम कहाँ पे आए थे, सेक्शन 76A पनिशमेंट, है ना। ये कौन सा था कि अगर कंपनीज यहाँ पर 73 और 76 या उसके रूल्स फॉलो नहीं करी, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर आपको पनिशमेंट दी जाएगी। या अगर आपने ट्रिब्यूनल को वहां पर अप्लाई किया, उन्होंने भी आपको टाइम दे दिया, जैसे हमने कहा नहीं था डिपॉजिटर जा सकते हैं एनसीएलटी के पास। ठीक है, तो अगर ये दो सेक्शंस को आप कंप्लाई नहीं करे, तो यहाँ पे सजा मिली जाएगी, यहाँ पे कंपनी को 1 करोड़ और ट्वाइस ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विच एवर इज लो, मैक्सिमम जगह पे लोअर ही है आपका। ठीक है, कुछ कुछ
जगह पे ये है हमारा मोर वाला, वो अलग से मेंशन करें। और 10 करोड़, देखो करोड़ों में है यहाँ पे पेनल्टी। ठीक है, और ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट 25 लाख से 2 करोड़। ठीक है, और इनको प्रिजनमेंट जेल के पीछे भी भेजा जाएगा 7 साल। ठीक है, और हमने कौन सा सेक्शन यहाँ पे किया था भाई, अगर जानबूझ के या उनको पता है ना वो क्या कर रही है, किसको ठगने की कोशिश करें, कंपनी, शेयर होल्डर्स, डिपॉजिटर, क्रेडिटर या कोई कोई भी पार्टी, टैक्स अथॉरिटीज को, तो वो फ्रॉड जो कर रहे हैं उनको पता है वो गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, और वो जानबूझ के कर रहे हैं, तो कौन सा सेक्शन लग जाएगा यहाँ पर? हाँ, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, जो कि कौन सा सेक्शन नंबर है? 447, जो इन डिटेल हमने देख लिया था चार्जेस वाले चैप्टर। ठीक है जी, चलो फिर हमने क्या यहाँ पे स्टार्ट किए थे, कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014। ठीक है, मिनिमम कितना, 6 महीने से 36 महीने। ठीक है जी, और कितना हो सकता है कम यहाँ पर? बोलो जी, 6 महीने से और कम हो सकता है टेन्योर कितनी देर तक? ये रूल्स क्या है, सरकार ने रूल्स बना दिए एक्स्ट्रा और डिटेल में समझाने के लिए बातें। ठीक है जी, कि कंपनी एक्सेप्ट करेगी पैसा कम से कम 6 महीने और मैक्सिमम 36 महीने तक। और यहाँ पे 6 महीने से कम 3 महीने तक जा सकता है मिनिमम, उससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। वो भी कब? अगर पैसा आप ले रहे हो और वो 10% या उससे कम है। ये 3 बहनों से। ठीक है, पेडा शेखर प्लस रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है जी, आओ जरा आगे चल। फिर आगे हमने क्या किया था, लिमिट बता रखी है कौन सी कंपनी कितना कितना प्रतिशत पैसा एक्सेप्ट कर सकती है लोगों से, और लोग भी कौन से, मेंबर, नॉन मेंबर, किससे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की थी एलिजिबल कंपनी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी की नहीं बात हो रही, इधर भी गवर्नमेंट कंपनी की नहीं बात हो रही। एलिजिबल कंपनी जो हमने बोला था, पब्लिक कंपनी, मेंबर से पैसा ले सकती है 10%, तीनों बहनों का। ठीक है, और यहाँ पे आम जनता से, चाहे वो मेंबर भी नहीं है, तो वहां पे मैक्सिमम लिमिट 25%। ठीक है जी, और अगर सरकारी कंपनी है, ऊपर दोनों का टोटल आ गया, और इधर भी देखो मेंबर्स प्लस पब्लिक दोनों की लिमिट दे दी कि 35% से ज्यादा नहीं होगा। फिर स्पेसिफाइड आईएफसी पब्लिक कंपनी। ठीक है, आपको याद है कौन सी थी कंपनी? वो कीवर्ड बता दो क्या था? SEZ वाली। ठीक है, हाँ। ठीक है, वो मेंबर से 100% तक एक्सेप्ट कर सकते हैं पैसा। और प्राइवेट कंपनी भी क्या कर सकती है, 100% मेंबर से एक्सेप्ट कर सकते हैं, और वो मेंबर से ही कर सकती है एक्सेप्ट। ठीक है, कहते हैं ऊपर स्पेसिफाइड आईएफसी पब्लिक कंपनी के अलावा, और जो ऊपर प्राइवेट कंपनी की बात की है 100%, है ना, इन दोनों के ऊपर 100% था। ठीक है, पर कहते हैं इन कंपनीज के अलावा जो बाकी कंपनीज होगी वो मेंबर से 35% तक ही ले सकती। ठीक है, सिर्फ इन दोनों को 100% तक की है छूट। ठीक है जी, इतना पैसा ले सकती है। और फिर ना कुछ प्राइवेट कंपनीज की बात की थी, उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं, कौन सी थी वो? बताना बिना देखे। कॉर्पोरेशन। स्टार्टअप कंपनी थी। ठीक है, और फिर हमने आगे वो देखा था कि जो 10 साल हुए एसोसिएट, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हाँ, ट्वाइस ऑफ ईडा शेखर 50 करोड़, है ना। हाँ जरा, फिर हमने यहाँ पे देखी थी डेफिनेशन, हाँ जी। स्पेसिफाइड आईएफसी पब्लिक कंपनी, वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसको लाइसेंस दिया आरबीआई सेबी इडा ने। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ठीक है, एसईजेड में इनको काम करने का लाइसेंस मिल रखा है, और एसईजेड एक्ट 2005 और रूल्स 2006 के लगते हैं। फिर ये स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनीज कौन सी थी, जिसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी पैसे एक्सेप्ट करे। ठीक है, पर इनको फॉर्म नंबर 3 में डिटेल्स भर के देनी है आरओसी को। ये कौन सी कंपनी है? स्टार्टअप कंपनी। स्टार्टअप कंपनीज को 10 साल तक की क्या है, छूट दी हो, जितना मर्जी पैसे एक्सेप्ट कर लो। और कौन सी प्राइवेट कंपनी? जो सब्सिडरी नहीं है, एसोसिएट नहीं है, और जिन्होंने पैसा कितना एक्सेप्ट किया हुआ, ट्वाइस ऑफ पेटा शेयर कैपिटल 50 को उससे कम। ठीक है, ये लिमिट से कम किया हुआ पैसा उधार पे लिया हुआ, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बॉडी कॉर्पोरेट से। और कोई उन्होंने गड़बड़ नहीं की, टाइमली पैसा मोड़ा है ब्याज से। ठीक है, फिर आगे देखो, ये हमने पहले कर लिया था कि भाई जॉइंटली मिलके भी कुछ लोग पैसा लगा सकते हैं कंपनी में, मैक्सिमम कितने? मैक्सिमम 3 लोग मिलके पैसा लगा सकते हैं। और यहाँ पर ना उनका जो अग्रीमेंट होगा उसमें कुछ क्लॉज या कंडीशन डाली होगी कि पैसे कैसे मोड़ने हैं, है ना। विदाउट विदाउट एनी क्लॉज, मतलब यहाँ पे रीपेमेंट, है ना। बेशक आपने ये लिखना है, लिख लो कि क्लॉज कौन सा, रीपेमेंट से रिलेटेड, कि पैसा मोड़ना है कैसे, जॉइंटली दोनों को, जैसे ए और बी है, ईदर और सर्वाइवर, दोनों में से कोई भी, या जो रह जाएगा, फर्स्ट नेम जो पहला डिमेंशन कर रखा है वहां पे नाम, या जो बच जाएगा एनी वन और सर्वाइवर के दोनों में से कोई भी, या जो बच जाएगा, एनी वन सर्वाइवर, ईदर और सर्वाइवर की तरह। फिर आगे हमने क्या किया है कि भाई कंपनी का कोई राइट नहीं है ना, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन, अगर आपका पहले क्या बन गया, अग्रीमेंट बन गया डिपॉजिटर के साथ, अगर बाद में कुछ चेंज करोगे तो डिपॉजिटर का नुकसान हो सकता है।
ठीक है, कहते सर्कुलर आपने इशू करके भेज दिया, डिपॉजिट पैसे एक्सेप्ट कर लिए, अब नहीं आप टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर सकते। फिर हमने कहा था मैक्सिमम कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज लग सकता है ना, वो वो डिपॉजिट्स आरबीआई के ऊपर। हाँ, और वो जो ब्रोकरेज है ना, जो लोग हमारे बिहाफ पे आगे वो पैसा लगवाते हैं ना स्कीम्स में, ठीक है, तो वो कौन क्या होगी मैक्सिमम लिमिट जो आरबीआई ने बता रखी है एनबीएफसी के केस में। और ब्रोकरेज किसको देनी है, जिनके साथ रिटर्न में हमने ऑथराइज कर रखा है कि इन्हीं को देनी है जो हमारे बिहाफ पे ये काम कर रहे हैं। ठीक है, और फिर आगे हमने क्या किया था, वो क्रेडिट रेटिंग वाला, कि एलिजिबल कंपनीज को हर साल क्रेडिट रेटिंग देनी है, और क्रेडिट रेटिंग वाली कॉपी उनको फॉर्म नंबर 3 जो रिटर्न जाती है उसके साथ लगानी है आरओसी को। ठीक है, और क्रेडिट रेटिंग एफडीज वाली रेटिंग से कम नहीं होनी चाहिए, और रिकॉग्नाइज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से लेनी है जो एनबीएफसी के केस में भी मेंशन कर रखी है। ठीक है, फिर फॉर्म आ गया था कौन सा, फॉर्म ऑफ सर्कुलर। अच्छा, जैसे कंपनी बताती है कि हमने ये स्कीम निकाली, उसको सर्कुलर बोल देते हैं उस डॉक्यूमेंट को या उस एडवर्टीजमेंट। ठीक है, वो फॉर्म नंबर 1 है हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग मेंबर से पैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको ये फॉर्म नंबर 1 भेजना होगा, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट से। ठीक है जी, और ये क्या कर सकते हैं, अखबार में भी छपा सकते हैं कि इंग्लिश अखबार में, और वहां के लोकल एक न्यूज़पेपर में, लोकल कौन सा, जहाँ पे उनका वो रजिस्टर्ड ऑफिस हो। ठीक है जी, ये किया था हमने, आओ जरा आगे। फिर ये भी हमने किया था, कंपनीज को एक सर्टिफिकेट लेना है स्टैट्यूटरी ऑडिटर से कि भाई कोई गड़बड़ नहीं की, टाइम पे पैसे लौटाए हैं ब्याज समेत। कोई गड़बड़ किया, उन्होंने गलती सुधार ली थी, डिफॉल्ट मेड गुड। ठीक है, मेड गुड द डिफॉल्ट, और 5 साल बीत चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर भाई पब्लिक से पैसे ले रहे हो, आम जनता से ले रहे हो, मेंबर नहीं है वो, ठीक है, तो आप वहां पे उनके घर तो ना भेजोगे स्पीड पोस्ट वगैरह से, आप क्या करोगे कि वहां पे अखबार में छपवा दोगे एडवर्टीजमेंट, इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक लोकल न्यूज़पेपर में। ये वर्ण, ये चाहे आप यहाँ पे फुल फॉर्म लिखना, वर्नैक्युलर लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज। ठीक है, जहाँ पे वो रजिस्टर्ड ऑफिस है। ठीक है, और यहाँ पर अगर कंपनी की क्या वेबसाइट है तो वहां पे भी अपलोड कर सकती है ये वाली चीज। ठीक है, फिर आगे देखो, ये सर्कुलर की बात कर रहे थे फॉर्म नंबर 1 की, कहते हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नेम पे होगा, और कितनी देर तक वैलिड रहेगा बताना, बिना देख के बताना। और ये 6 months एजीएम से और कनेक्ट किया था, एजीएम से याद आ गया डेट आपको। ऑफ एजीएम। हाँ बिल्कुल ठीक मंदी। ठीक है, 6 महीने फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर या डेट ऑफ एजीएम जो भी पहले हो जाएगी। ठीक है जी, ये बोला था, और हर साल आपने फ्रेश सर्कुलर, फ्रेश फॉर्म भरना है, ये किया था हमने। फिर इधर क्या किया था, सिक्योर डिपॉजिट भी टेंजिबल एसेट्स को गिरवी रख सकते हैं। ठीक है, इंटेंजिबल्स को नहीं रख सकते। ठीक है, और टेंजिबल में हर तरह का मूवेबल, इमूवेबल आ जाएगा आपका एसेट, और शेड्यूल 3 में जो मेंशन्ड है, और सिक्योरिटी एसेट जो गिरवी रखे उसकी वैल्यू डिपॉजिट से ज्यादा या बराबर ही होनी चाहिए। और वो कौन असेस करेगा, रजिस्टर्ड वैल्यू, और सिक्योरिटी किसके फेवर में होनी चाहिए, ट्रस्टी। ट्रस्टी के। फिर हमारा, हाँ हाँ, डिपॉजिट ट्रस्टी का फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि क्या करना है, सिक्योर डिपॉजिट, जो डिपॉजिट के अगेंस्ट क्या है, एसेट गिरवी रखा हुआ है, उस केस में कंपनी को कम से कम एक अपॉइंट करने, क्या, यहाँ पर डिपॉजिट ट्रस्टी। ठीक है, और उसकी रिटर्न कंसेंट लेनी है, और वो मेंशन भी करना होगा सर्कुलर में। ठीक है, और क्या करना पड़ेगा, एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड। ठीक है, जो क्या था फॉर्म हमारा, फॉर्म नंबर 2। ठीक है, फॉर्म नंबर 1 सर्कुलर का, फॉर्म नंबर 2 हमारा डिपॉजिट ट्रस्टी का, कितनी देर के पहले करना होगा ये, हाँ जी बनाना पड़ेगा, बताओ जरा, बोलो जी। एटलीस्ट 7 days बिफोर इश्यू ऑफ सर, फॉर्म नंबर 1 आगे भेजने से पहले। ठीक है, आगे सर्कुलर इशू करने से पहले ये तैयार कर लो अपना। हाँ जी, फिर हमने ये ना बातें हमारी आगे थी ट्रस्टी से रिलेटेड, कौन बंदा ट्रस्टी बन सकता है और कौन नहीं। कहते जो कंपनीज क्या कर रही है, ट्रस्टीशिप वाली सर्विसेज दे रही है, उनका काम ही यही है। ठीक है, कि मतलब वो नहीं एक तो इंक्लूड करनी है, और कौन से, अगर भाई की कंपनी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट में वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एम्प्लॉई है, ऑफिसर है, की मैनेजर पर्सन या डायरेक्टर है, या उसने कंपनी में पैसा जमा कराया, डिपॉजिटर है, तो यही लोग थोड़ा ना ट्रस्टी बन जाएंगे। ठीक है जी, और कौन, या उसने क्या ले रखा है, कुछ उधार ले रखा है कंपनी से या उसकी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट से या सब्सिडी ऑफ होल्डिंग कंपनी से। ठीक है, या और क्या दी हुई है, गारंटी दी हुई है किसी और के उधार के प्रति। फिर और ये पेक्यूनरी रिलेशनशिप क्या था, पेक्यूनरी रिलेशनशिप, हाँ कोई मॉनेटरी टर्म्स में, मतलब कुछ उसकी क्या जरूरी डीलिंग चल रही है कंपनी के साथ, पेक्यूनरी रिलेशन रिलेटिंग टू मनी। ठीक है, तब भी नहीं हम उसको क्या रख सकते एज डिपॉजिट ट्रस्टी। ठीक है, हमारे को वो बंदा रखना है जो पार्शियलिटी ना करे, बायस ना करे, विदाउट एनी बायस।
या एक या कोई भी रिलेटेड पर्सन ही कर सकता। ठीक है, और फिर हमने क्या किया था, कोई भी ट्रस्टी को आप क्या ना करो, निकाल लो ना जब तक उसका टाइम पीरियड पूरा नहीं होता। कब कर सकते हो, किसकी सलाह के साथ, किसकी सहमति के साथ, सभी के सभी डायरेक्टर्स अगर सहमति करें, कंफर्मेशन करें, और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला सेक्शन लग रहा है 149, तो कम से कम वो बोर्ड मीटिंग में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी। ठीक है, बाई चांस कुछ अगर आपका रहता है मार्किंग वगैरह, ये आपको भेज भी दूंगी। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, फिर आगे हमने ना जनरल से पॉइंट्स थे, मेन काम हमारा हो गया। भाई अगर आपको पैसे जमा कराने हैं, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, और उसमें डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि आपने ये उधार वाला पैसा नहीं लिया जो आप पैसे जमा करा रहे, ये चीज की थी हमने। फिर आगे कोई भी पर्सन आप किसी भी टाइम पे नॉमिनेट कर सकते हो। ठीक है जी, फिर डिपॉजिट रिसीट, भाई कंपनी पैसा जमा कर रही है किसी का तो रिसीट काट के देनी पड़ेगी। ये रूल नंबर 12 में पढ़ा था, डिपॉजिटर पे उसके एजेंट को कितने दिन के अंदर अंदर, बताना कितने दिन के अंदर। वो 7 वाला टेबल चल रहा था पहले, वो 7, वो डिपॉजिट ट्रस्टी 7 दिन पहले, और यहाँ पर 21 दिन के अंदर अंदर जब पैसा मिल गया, चेक का पैसा मिल गया, जो भी रिन्यू करा लिया, और ऑथराइज्ड ऑफिसर क्या कर देगा, साइन कर देगा। और उसमें वो जनरल सी चीजें, किसने पैसा दिया, उसका एड्रेस और कितनी अमाउंट है ना, और किस ब्याज पे, और मेच्योरिटी डेट क्या है वो मेंशन करना होगा। फिर रजिस्टर की बात की थी, कम से कम एक रजिस्टर बना के रखो आप, जिसमें सारी डिटेल हो, डिपॉजिट किस किस से कितना पैसा लिया, और आपको वो 8 साल तक रखने। ठीक है, जैसे हमने वो कंपनी अकाउंट्स में भी किया था। ठीक है, और एंट्री कितनी देर के अंदर अंदर कर दो आप, वही 7 वाला टेबल चल रहा है, कौन सा, 7 दिन के अंदर। ठीक है, और वो एंट्री कौन वेरीफाई करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा, डायरेक्टर ये ऐसे कोई भी ऑफिसर हो सकता है। ठीक है, और ये भी जनरल चीज है, रजिस्टर में कैसे मेंशन करोगे, डिपॉजिटर का नाम, पता, पैन नंबर, अगर नॉमिनी है तो उसका, नॉमिनी सच माइनर है तो क्या उसका गार्डियन, नॉमिनी। डिपॉजिट से रिलेटेड भाई डिपॉजिट रिसीट नंबर, कौन सी डेट को पैसा कराया, कितना कराया, कितने ब्याज पे, ड्यूरेशन, मेच्योरिटी डेट। फिर इंटरेस्ट से रिलेटेड, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या ड्यू डेट है, आपने कब किया, इंस्ट्रक्शंस है कुछ अगर दे रखी डिपॉजिटर ने वो बता दो, टीडीएस नहीं कट रहा तो वो बता दो, आपने गिरवी रखा हुआ एसेट वो बता दो, कुछ और डिटेल डालनी है वो डाल दो। ठीक है, फिर फॉर्म नंबर 3 आ गया। ठीक है, फॉर्म नंबर 1 क्या था, सर्कुलर का, फॉर्म नंबर 2 डिपॉजिट ट्रस्टी था। ठीक है, और फॉर्म नंबर 3 कौन सा है हमारा, रिटर्न फाइल का। फॉर्म नंबर 4 कौन सा था, फाइल करनी है उसमें। सेक्शन 74 में गया था। ठीक है, हाँ हाँ। ठीक है, और क्वांटम यहाँ पे मेजर वाला। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, तो हर साल 30 जून या उससे पहले हमारे को फॉर्म नंबर 3 फाइल करना है। ठीक है, और इसमें क्या 31 माह तक की डिटेल आएंगी, तो बिल्कुल है ही ऑब्वियस सी बात कि गवर्नमेंट कंपनी है तो कितने पैसे जमा किए हैं, है ना, उन्होंने पैसे एक्सेप्ट किए हैं, और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी या कितने पैसे एक्सेप्ट कर लिए, या जो चीजें नहीं खिलाई जाती डिपॉजिट, या दोनों, वो सारी चीजें मेंशन कर सकती है रिटर्न। ठीक है, आपको दिखाऊंगी भी मैं फॉर्म। ठीक है जी, आगे फिर देखो, ये क्या आ गया था हमारा, एक वन टाइम मेजर, ये भी एक तरह से पुरानी नोटिफिकेशन है। अगर पब्लिक कंपनी डायरेक्टर से पैसे रिसीव करिए, प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर या उनके रिश्तेदारों से रिसीव करिए, तो वन टाइम मेजर, है ना, उनको क्या करना है, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनीज के अलावा जो दूसरी कंपनीज है उनको क्या दे दिया, वन टाइम मेजर, कि आरओसी को क्या कर दो, फॉर्म नंबर 3 भर के दे दो, कि जो भी आपको अमाउंट रिसीव हुई है और जो वो डिपॉजिट नहीं खिलाई जाती, जो हमने वो 1819 सुपर पॉइंट्स लिखे थे, कौन से पीरियड से लेके 1/4/2014 से लेके 31 मार्च 2019, ये 4-5 सालों के अंदर जो भी आपको पैसा मिला है जो डिपॉजिट नहीं खिलाया जाता, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी को मिला है, तो वो 90 दिन के अंदर अंदर, कब, 31 मार्च 2019 से के 90 दिन के अंदर अंदर आप ये फाइल कर दो। ये पुरानी है नोटिफिकेशन, अब इसका रेलेवेंस नहीं है। फिर आगे देखो क्या किया था, फिर ये हमारे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आगे थे। क्या था, आप मेच्योरिटी डेट से पहले ही अगर डिपॉजिटर चाहे पैसे मिल जाएगा उसको, बोलो, मिल मिल सकता है। सकता है, तो पर वहां पे उसको क्या करना होगा, बोलो जी बोलो, एक तो उस, हाँ, एक तो उसको जो ब्याज मिलेगा 1% लेस मिलेगा उसको ब्याज, अगर मेच्योरिटी डेट से पहले डिपॉजिटर मांग रहा है। और दूसरा, कम से कम 6 महीने बीत जाने चाहिए, इसको रिलेट करो कितना था टेन्योर मिनिमम, 6 से 36 महीने। ठीक है, तो कहते हैं 6 महीने कम से कम बीत जाने चाहिए, उसके बाद अगर आता है, मतलब यहाँ पर 6 महीने बीत गए और ये मेच्योरिटी डेट है, 6 महीने बीत जाने के बाद और मेच्योरिटी डेट तक, इस पीरियड में जब मर्जी आ जाए, मतलब बिफोर मेच्योरिटी डेट वो आ जाए। ठीक है, तो इस पीरियड में जब मर्जी आ जाए, कम से कम 6 महीने पर बीत जाने चाहिए और बिफोर मेच्योरिटी डेट, और 1% लेस मिलेगा। और कैलकुलेशंस के लिए पीरियड अगर 6 महीने से कम में एक्सक्लूड कर देंगे, और अगर कोई पीरियड 6 महीने उससे ज्यादा, उसको 1 साल माने।
कौन से केस में 1% डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, बताओ जरा। अगर प्रोविजन लिमिट्स हाँ करना हाँ हो हाँ तो लिमिट, भी हाँ आप बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, मतलब ये लिमिट्स और हमने या ऊपर टेबल किया था ना, लिमिट्स, हाँ बिल्कुल ठीक बच्चों। कि मैक्सिमम कितना जमा करा सकती है कंपनी, लोगों का पैसा अपने पास जमा करवा सकती है ना, वो लिमिट्स थी ना। अगर उससे एक्सीड होगी है तो आप अगर तब लौटा रहे हो उसके कारण, वो लिमिट्स में रहने के लिए जो रूल 3 में हमने, तब कोई जरूरत नहीं काटने की लिए। और भाई अगर यहाँ पे नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्स या उनकी फैमिलीज को अगर पैसा चाहिए, कुछ इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी आर्टिकल 352 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से, तो उनको अगर पैसा दे रहे हो भाई, उनका मत काटो ब्याज आप 1%। ठीक है जी, ये किया था। फिर हमने कहा था प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ डिपॉजिट टू अर्न हायर रेट ऑफ। कई बार ना कोई नई स्कीम आती है, उसके ऊपर ब्याज ज्यादा होता है, तो यहाँ पे डिपॉजिटर क्या कर सकता है, अपनी ना रिन्यू करवा सकता है, पिछली वाली जो चल रही है उसको खत्म करा के उसको रिन्यू करा सकते हैं, ताकि नई स्कीम में वो एनरोल हो जाए और उसको ब्याज मिले, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको मिल जाए, उसको फायदा हो जाए। तो कंपनी पे कर सकती है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, पर इसमें क्या थी कंडीशन, जो आप क्या कर रहे हो, डिपॉजिट रिन्यूड फॉर अ पीरियड, जिस पीरियड के लिए आप फिर से रिन्यू करा रहे हो, वो पीरियड किससे ज्यादा होना चाहिए, जो पीरियड अभी रह गया था पुरानी स्कीम के अकॉर्डिंग, अनएक्सपायर्ड पीरियड से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, फिर कितना ब्याज देगी कंपनी, अगर वहां पर वो मेच्योरिटी डेट पे पैसा नहीं दे रही, उसको बाद में और साथ में कितना ब्याज भरना पड़ेगा, एक तरह से पेनल्टी है, एक तरह से वो अमाउंट तो भरना ही पड़ेगा डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट, उसके ऊपर और एक पेनल्टी है, 18% ब्याज पेनल्टी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जितना पीरियड लेट दोगे उतना आपको ये और ब्याज देना पड़ जाएगा, ये पेनल्टी। ठीक है, फिर हमने कहा कि पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसाइड सर्टेन क्वेश्चन, रूल 18 में कहते हैं कि अगर ये रूल्स हमारे को डिसाइड करने की इस कंपनी पे लगने या नहीं लगने, तो ये कौन डिसाइड करेगा, सरकार, किसकी सलाह के साथ, आरबीआई की सलाह के साथ। ये किया था हमने। फिर आगे देखो हमने क्या किया था, कहते कि अगर कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन पैसे वगैरह एक्सेप्ट कर रहा है, पर ये डिपॉजिट के रूल्स नहीं फॉलो कर रहा, जिसकी हरकतों से रिलेटेड कुछ एक्ट में मेंशन नहीं है पनिशमेंट, तो उसको कंपनी और ऑफिसर डिफॉल्ट को 5,000 प्लस 500 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, देन हमने क्या किया था मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मीटिंग ऑफ डिपॉजिटर। यहाँ पे कहते हैं वो जो डिपॉजिट ट्रस्टी हमने अपॉइंट किया था ना कंपनी ने, वो बुला सकते हैं मीटिंग। ठीक है, अगर किसने साइन करके ये रिक्वेस्ट दी हो, कम से कम 10% डिपॉजिटर्स ने जिनका पैसा अभी पेंडिंग पड़ा है, उन्होंने रिक्वेस्ट की हो, या कुछ ऐसी सिचुएशन या इवेंट अराइज होती है जिसके कारण यहाँ पर क्या लग रहा है कि कुछ गड़बड़ लग रही है, या ट्रस्टी को लग रहा है या कुछ जरूरी है चीज, हमारे को मीटिंग बुलानी पड़ेगी, है ना, और कुछ डिपॉजिटर से रिलेटेड है, उनके इंटरेस्ट इफेक्ट हो सकते हैं। ये किया था हमने। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे क्या की थी, ये थे हमारे अब तक जितने की हमारे थे रूल। फिर हमने कुछ एग्जेम्पशंस की थी। एग्जेम्पशंस किससे, चैप्टर 5, मतलब सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 में क्या था, कि ये सारी प्रोविजंस लगेंगी, चैप्टर 5 की प्रोविजन लगेंगी सब कंपनीज के ऊपर जो पैसे एक्सेप्ट करें। पर किसके ऊपर ये चैप्टर नहीं लगेगा, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, या कोई भी और कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के ला के साथ डिसाइड करे। ठीक है, और एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो रजिस्टर्ड होती है नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। ठीक है, और बैंक और एनबीएफसी का ये कहाँ डिफाइंड है, आरबीआई एक्ट 1934 में डिफाइंड है चीज। तो अगर कंक्लूजन हम यहाँ पर देखा जाए, चैप्टर 5 किसके ऊपर अप्लाई करेगा, जो नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, जैसे कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या किया था, एग्जेम्पशन फ्रॉम कंडीशंस, सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 में क्या मेंशन है, कंडीशन, वो किसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वो प्राइवेट कंपनीज जिसने पैसा 100% तक या 100% एक्सेप्ट किया हुआ, किसका, वो 3 बहनों। ठीक है, मेंबर से 100% तक पैसा एक्सेप्ट करें, 100% या उससे कम। अच्छा, और कौन सी थी यहाँ पे स्टार्टअप कंपनी, यहाँ पे 5 इयर्स है, जो पहले मैक्सिमम लिमिट हमने देखी थी रूल 3 में, वहां पे स्टार्टअप में कितने साल थे, बोलो जी बोलो, वो लिमिट्स के केस में कितना था स्टार्टअप कंपनी का, 10 साल, 10, हाँ वो 10 साल मैक्सिमम लिमिट, कि पैसा कितना एक्सेप्ट कर सकती है। तो वहां पर वो कंपनीज के ऊपर लिमिट नहीं थी, याद है 10 साल वाला स्टार्टअप कंपनी, ये देखो, ये तभी ये बनवाया था आपको टेबल। ठीक है, स्टार्टअप कंपनी, ये कंडीशन वो जो हमने की थी ऊपर 73 सबसेक्शन 2 में, स्टार्टअप कंपनी पहले 5 साल उनको कोई कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत, या वो प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी नहीं है, एसोसिएट नहीं है, ये वही वाला पॉइंट, जिसने उधार ले रखे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बॉडी कॉर्पोरेट से कितने से कम 500 पेटा शेयर कैपिटल या 50 करोड़ विच एवरेज लेस। ठीक है, या उसने कोई गड़बड़ नहीं की,
जो भी उधार देने में जो भी टाइम पे देना था वो दिया। और ये देखो, ये बनवाया था आपको टेबल, स्टार्टअप कंपनी जब बनी पहले 5 साल, उसको पूरी छूट है, जितना मर्जी पैसा एक्सेप्ट करे, और उसको वो कोई कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, जो हमने पढ़ा था डीआरआर अकाउंट वो सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट 5 साल में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 5 साल में भी कोई लिमिट, मतलब जितना मर्जी पैसा वो एक्सेप्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको कंडीशंस फॉलो करनी पड़ जाएगी। ये याद है, ये से 5 साल तक छूट थी कंडीशन। आपको आ रहा है समझ इधर, ये वाला पॉइंट आगे क्लियर हो गया ना? ठीक है, और फिर आगे 11वें साल के बाद क्या हो जाएगा, दोनों लग जाएंगे, है ना? ये प्राइवेट कंपनी है ना, प्राइवेट कंपनी की क्या आती, 100% वाली, वो लिमिट फॉलो करनी पड़ेगी और सारी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये किया था हमने। ठीक है जी, और ये जो प्राइवेट कंपनीज की बात की है, कहते हैं कि ये आरओसी को फॉर्म नंबर 3 जरूर भर के दे दें, और इन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 137 में और एनुअल रिटर्न 92। ठीक है जी, और किसके ऊपर यहाँ पर हमने ये क्या पढ़ रहे हैं, हम ये एग्जेम्पशंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंडीशंस की। और जो स्पेसिफाइड आईएफसी पब्लिक कंपनी याद है, वो एसईजेड वाली। ठीक है, अगर वो मेंबर से पैसे एक्सेप्ट करिए 100% या उससे कम, तो उनके ऊपर भी ये कंडीशंस उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं, इनके ऊपर नहीं अप्लाई होंगे, इनको फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्म नंबर 3 में भर के दे दें डिटेल आरओसी। ये किया था। ठीक है, फिर हम आए थे लास्ट सेक्शन पे। ठीक है, फिर हम आए थे कौन से सेक्शन पे, सेक्शन 74। ये हमारा ना पुरानी नोटिफिकेशन से रिलेटेड। कहते हैं कि अगर कंपनी ने पैसे एक्सेप्ट किया 1/4/2014 से पहले, या कुछ उस डेट तक पेंडिंग पड़ा पैसा, या कुछ की ड्यू डेट या मेच्योर डेट उसके बाद है, तो क्या करना है ये वाली कंपनीज को, एक स्टेटमेंट, मतलब कौन से फॉर्म भर के देना आरओसी को। यहाँ पे आ गया फॉर्म नंबर 4 हमारा। ठीक है जी, फॉर्म नंबर 4 आ गया हमारा इधर। ठीक है, फॉर्म नंबर 1 कौन सा था? हाँ, हाँ, फॉर्म नंबर DPT 1 हमारा सर्कुलर। फॉर्म नंबर 2 कौन सा था, डिपॉजिट ट्रस्टी। DP1 फॉर्म नंबर 3 रिटर्न। ठीक है, एंड फॉर्म नंबर 4 ये कौन से वाला है, ये हमारा ये कंपनीज एक्ट, ये मतलब ये 1/4/2014 वाला जो हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड वाला फॉर्म है, उसमें डिटेल भेज देंगे हमारे को। ठीक है, और कितनी देर के अंदर अंदर ये फॉर्म फाइल करना है आरओसी को, विदिन 3 मंथ, 1/4/2014 से, या जो भी ड्यू डेट है। और उसमें क्या मेंशन करोगे भाई, कितना पैसा एक्सेप्ट किया, कितना रहता है, क्या और पैसा है, अरेंजमेंट है आपके पास, है पैसे देनदारी देने के लिए। और आपको 3 साल के अंदर अंदर, 1/4/2014 के 3 साल के अंदर पैसे मोड़ दो आप, या जो उसका एक्सपायरी डेट ड्यू डेट है जो भी पहले आ जाए, आप अपना पैसे मोड़ दो, जो देनदारी बनती दे दो बस फटाफट। पर कहते हैं कि अगर आप टाइमली पैसा दे रहे हो ड्यू डेट्स पे, तो हम मान लेंगे कि आप कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, ये वाली 3 साल वाली। ठीक है जी, और अगर रिन्यू कर रहे हो तो ये वाला चैप्टर आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। कहते हैं कि और क्या कर सकती है कंपनी को, अगर लगे यार ये टाइम पीरियड कम है, ठीक है, तो मुझे तो और टाइम चाहिए पैसा वापस मोड़ने के लिए डिपॉजिटर्स का, तो वो एनसीएलटी को, ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है, और ट्रिब्यूनल क्या करेगा, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन देखेगा, और कितना पैसा डिपॉजिट का और उसके बाद ब्याज कितना है, वो देखते हुए वो डिसाइड करेगी ट्रिब्यूनल कि उनको मोहलत और देनी है या नहीं। ठीक है, अगर तो मोहलत मिल गई उनको, ठीक है, पे कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पर अगर इन्होंने 74 सब सेक्शन 3 क्या बोल रहा है, अगर कंपनी ने पैसा ना मोड़ा, जो कहाँ पे टाइम पीरियड मेंशन था वो 3 साल वाला, या जो उसकी ड्यू डेट मेच्योरिटी डेट आ गई थी, या जो ट्रिब्यूनल ने पीरियड एक्सटेंड किया उसमें भी नहीं किया, तो यहाँ पर आपको पेनल्टी, सजा मिलेगी। ठीक है, कंपनी को 1 करोड़ से 10 करोड़, ठीक है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 25 लाख से 2 करोड़, और साथ में 7 साल की सजा भी हो सकती है। ठीक है, मतलब पेनल्टी, या जेल के पीछे भी जा सकते हैं, या दोनों चीजें, पैसे भी भरेंगे और जेल के पीछे भी जाएंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा था क्या, डिपॉजिट्स वाला चैप्टर। हाँ जी बच्चों, ये समझ आया या नहीं, बोलो जी। ठीक है, तो हमने ये सारे मीनिंग्स भी समझ लिए एंड पढ़ लिए, सारी ये प्रोविजन भी पढ़ ली, एंड बेसिक हमने रेगुलर क्लासेस में देखा था कि ये चैप्टर क्यों लाया गया, इसके पीछे की कहानी क्या थी। ठीक है, समझ आया या नहीं, बोलो जी बोलो। समझे? ठीक है, तो हम यही क्लास अपनी वाइंड अप करते हैं। तो ये था हमारा रिवीजन सेशन। ठीक है, तो ये जो नोट्स हैं, नोट्स में मैं आपको डाल दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक